Hello everyone. So welcome to the next lecture of light, the reflection and refraction. तो प्रीवियस लेक्चर में आपको मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कहा था, तो पहले इनके सॉल्यूशन हम डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है, देखिए फर्स्ट इज अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन एयर एंटर्स ऑब्लिकली इनटू वाटर. तो मान लीजिए कि वाटर हमारे पास यहाँ पर ये इस तरह से वाटर है और रे ऑफ लाइट इस पे एक एंगल बनाती हुई एंटर करती है, मतलब परपेंडिकुलर इसके सरफेस पे नहीं आ रही, एंगल पे आ रही है. ठीक है, तो हमारे पास ये नॉर्मल हो जाएगा. दिस इज द नॉर्मल या इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर. तो ये होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस. अब जब रे ऑफ लाइट ऑब्लिकली एंटर कर रही है एयर से वाटर में, तो एयर कैसा है? एक रेयरर मीडियम, क्योंकि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है, और वाटर इज़ अ डेंसर मीडियम, क्योंकि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है. तो जब भी हम रेयरर से डेंसर में एंटर करते हैं, लाइट किसकी तरफ मुड़ती है? इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल. ठीक है, तो ऐसे जाने की जगह ये थोड़ा बेंड हो जाएगी. तो यहाँ पर आप बोल सकते हो कि इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल. क्यों? क्योंकि आप बोलते हो कि हम रेयरर से डेंसर मीडियम में एंटर कर रहे हैं, या इसको हम लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के अकॉर्डिंग प्रूव कर सकते हैं, साइन आई अपॉन साइन आर. ये क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर. तो विद रिस्पेक्ट टू एयर वाले को हम स्टैंडर्ड मान लेते हैं. ठीक है, तो ये हो गया म्यू ऑफ वाटर. किसके रिस्पेक्ट में? एयर या वैक्यूम के रिस्पेक्ट में. अब देखिए म्यू ऑफ वाटर कितना होता है? अब प्रीवियस हमने यहाँ पर ये टेबल में किया था. वाटर का होता है 1.33 और एयर का होता है अप्रॉक्सीमेटली 1. ठीक है, तो ये जो वैल्यू आएगी दिस विल बी 1.33, मतलब साइन आई, तो इसको आप 1.33 अपॉन 1 मान सकते हो कि साइन आर की वैल्यू कम है और साइन आई की वैल्यू ज़्यादा है. तो साइन जो एंगल बनता है, जितना एंगल बढ़ता जाएगा उसकी साइन की वैल्यू बढ़ती जाएगी, क्योंकि साइन 0 इज़ 0 और साइन 90 1 होता है. ठीक है, तो 0 से 90 के बीच में साइन थीटा की वैल्यू बढ़ती ही जाती है. तो इसका मतलब हुआ कि आई जो है ये ग्रेटर है आर से. तो आर कम तभी हो सकता है जब आपकी लाइट टुवर्ड द नॉर्मल बेंड कर रही हो. ठीक है, तो आप इसको लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के थ्रू भी प्रूव कर सकते हैं. अब देखिए नेक्स्ट वन, लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास. एयर से ग्लास में जा रही है और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5. नाउ व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास? वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट डिफाइन की गई है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. ठीक है, तो इसके लिए भी हम यहाँ पर सिंपल लॉ यूज़ करेंगे. ठीक है, तो हमने पढ़ा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम m, तो यहाँ पर ये मीडियम क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ग्लास. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, जिसको हम c ले लेते हैं, अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम. ठीक है, इसको हम v ले लेते हैं. तो v का मतलब क्या है? ये वेलोसिटी है ग्लास में. तो यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करें तो वेलोसिटी ऑफ रे ऑफ लाइट इन ग्लास कितनी हो जाएगी? c अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, जो कि 1.5 है, और c की वैल्यू है 3 × 10⁸ डिवाइड बाय 1.5, तो ये आ जाएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. ठीक है, तो क्या हुआ? जो लाइट थी वो स्लो डाउन होगी कितनी? 3 × 10⁸ से घट के 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो गई. ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन, फाइंड आउट फ्रॉम द टेबल कि मीडियम हैविंग हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी, मतलब सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है? तो आप टेबल से बता सकते हैं. सबसे ज़्यादा इस टेबल में वैल्यू है डायमंड की 2.42, और सबसे कम होता है, टेबल में तो एयर का दिया गया पर सबसे कम होता है वैक्यूम का, दैट इज 1. एयर का तो स्टिल 1.0003 है, बट वैक्यूम इज एब्सोल्युटली 1. देन यू आर गिवन कैरोसिन, टर्पेंटाइन एंड वाटर. किस में लाइट सबसे फास्ट जाएगी?
तो सबसे फास्ट लाइट उसमें ट्रेवल करेगी जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा। तो कैरोसिन, टर्पेंटाइन और वाटर में देखिए, कैरोसिन, टर्पेंटाइन और वाटर में सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का है, तो वाटर में लाइट सबसे फास्ट ट्रेवल करेगी। देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट? इसका मतलब हुआ कि डायमंड में लाइट की स्पीड कम हो जाएगी। कितनी कम हो जाएगी? वेलोसिटी ऑफ रे ऑफ लाइट इन डायमंड कितनी हो जाएगी? c/2.42। ठीक है, तो उसकी जो एक्चुअल वैल्यू है वैक्यूम में 3 × 10⁸ से घट के डिवाइडेड बाय, मतलब c/2.42 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। तो इस तरह से आप ये 5 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब लास्ट क्लास में मैंने आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी पूछा था कि अगर स्पीड चेंज होने से बेंडिंग हो रही है, तो स्पीड चेंज होने से ऐसा क्या होता है कि लाइट को बेंड ही होना पड़ता है? लाइट सीधी सीधी क्यों नहीं जा सकती? पहले फास्ट चल रही थी, अब स्लो हो गई। तो जब दूसरे मीडियम में लाइट एंटर करती है तो वो स्लो ही क्यों होती है? तो उसको समझने के लिए यहाँ पर हमारे पास एक सिचुएशन है। यहाँ आप रोड पे चल रहे थे और ये कीचड़ आ गया, ठीक है, सडनली। तो रोड को हम मान सकते हैं कि ये एक रेयरर मीडियम है और जो मड है वो एक डेंसर मीडियम है। ठीक है, तो जस्ट आइडिया दे रहा हूँ कि होता क्या है। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 टायर्स हैं जो इसके थ्रू कनेक्टेड, रॉड के थ्रू कनेक्टेड हैं। अब जैसे ये दोनों आगे की तरफ चल रहे हैं, अब पहले तो ये दोनों बराबर बराबर डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे थे। ठीक है, इस तरह से पहले ये यहाँ थे, फिर थोड़ी उतनी देर में दोनों यहाँ पहुँच गए। अब जैसे ही ये एंगल पे कीचड़ में एंटर करेंगे, जो ये नंबर 1 टायर है, ये कीचड़ में जल्दी एंटर करेगा तो ये स्लो हो जाएगा। ठीक है, अभी 2 रोड पे ही है, रोड पे होने की वजह से उसकी स्पीड थोड़ी फास्ट होगी, तो वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। जो जितनी डिस्टेंस, जितने टाइम में 1 यहाँ तक पहुँचा है, उतने ही टाइम में 2 थोड़ा आगे पहुँच चुका होगा। तो 2 जो है वो थोड़ा हो सकता है यहाँ तक पहुँच चुका हो। तो अब इनके सेंटर को आप कनेक्ट करते हो तो ये इस लाइन के, ये जो लाइन है इसके पैरेलल लाइन की नहीं, ये लाइन थोड़ी बेंड कर चुकी है। तो इसका मतलब अब आपकी जो ये, अब एक बार दोनों टायर जब कीचड़ में एंटर कर गए, अब तो ये इसी लाइन के पैरेलल ऐसे ही चलेंगे, पर उससे पहले इनकी डायरेक्शन कुछ और थी, अब इनकी डायरेक्शन कुछ और है। तो ये रीज़न होता है कि लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करने पे स्लो डाउन होती है। अब इसी गाड़ी को अगर मैं आपसे कहूं कि परपेंडिकुलर एंटर करना है, ठीक है, दोनों टायर इस तरह से चल रहे हैं, अब ये दोनों एक ही टाइम पे कीचड़ में एंटर करेंगे तो दोनों की स्पीड एक ही समय पे कम होगी, तो इनको किसी भी तरफ मुड़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये आप घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। 2 टायर लेके या 2 छोटे से रिंग मेटल वायर के टायर्स ऐसे बना के उनको सेंटर से कनेक्ट करें, और या उसके एक भी और अच्छा आइडिया है, आपके पास एक छोटा ड्रम होगा। ठीक है, एक ड्रम है, ड्रम को लेके आप कीचड़ में से रोल कर सकते हैं। तो जो एंड कीचड़ में जल्दी एंटर करेगा वो स्लो डाउन हो जाएगा, दूसरा एंड थोड़ा फास्ट चल रहा होगा, तो ये फास्ट होने की वजह से थोड़ा सा घूम जाएगा। ठीक है, तो अब आपका ड्रम थोड़ा ऐसा आ जाएगा। ठीक है, तो ड्रम की रोलिंग से आप ट्राई कर सकते हैं। कार जैसे ही एक टायर कीचड़ में एंटर करता है, कार थोड़ी सी स्किड होके घूमती है, वो भी सेम है। तो ये रीज़न है कि लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आने पे क्यों बेंड करती है। और एग्जैक्ट जो इसके रीजंस हैं वो आप हायर क्लासेस में हाइगन्स प्रिंसिपल जब पढ़ेंगे वेव फ्रंट्स, तब आपको एग्जैक्टली क्लियर होगा। अब नेक्स्ट हम कुछ एनसीईआरटी की प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं। देखिए, पहली प्रॉब्लम पूछी गई, द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्केव मिरर इज ऑब्जर्व टू बी वर्चुअल। कॉन्केव मिरर कैसा होगा? इस तरह का। ठीक है, ये हमारे पास कॉन्केव मिरर आ गया, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है। तो किसी ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो वर्चुअल है, वर्चुअल भी है, इरेक्ट भी है और लार्जर देन द ऑब्जेक्ट भी है। ये कब होता है? नॉर्मली तो कॉन्केव मिरर की जो इमेज बनती हैं वो कैसी बनती हैं? दे आर
रियल एंड इन्वर्टेड। पर वर्चुअल, इरेक्ट और लार्जर का मतलब है, वर्चुअल का मतलब है कि ये इस वाले एरिया में बन रही है बिहाइंड द मिरर। तो वो तभी होता है जब आप प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में, मतलब इस एरिया में कहीं पर आपका ऑब्जेक्ट रखा होता है। तो बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड पोल, ठीक है। तो ये एक्टिविटी हमने प्रीवियसली की है प्रीवियस लेक्चर्स में। तो आप इसको कर भी सकते हैं कि यहाँ पर अगर आपका ऑब्जेक्ट होगा, किसी भी हाइट का ऑब्जेक्ट यहाँ पर ले लेते हैं, तो इसकी जब आप रे डायग्राम बनाते हैं तो इन रेज को कनेक्ट करने पे के लिए आपको मिरर के पीछे ही जाना पड़ता है, ठीक है। तो आप प्रीवियस लेक्चर से ये देख सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन इज वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। तो हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। आई थिंक हमने लेंस तो अभी नहीं पढ़ा है, तो लेंस तो मे बी हम इस लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। तो अभी इस क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन इज नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम अ मिरर, कि आप मिरर से कितने भी दूर खड़े हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी इमेज जो है हमेशा इरेक्ट, सीधी ही नजर आती है। तो ये कौन सा मिरर है? क्या ये प्लेन मिरर है, या ये कॉनकेव है, कॉन्वेक्स है, या प्लेन और कॉन्वेक्स दोनों है? देखिए प्लेन मिरर में आप जितने भी दूर खड़े रहो कभी भी आपकी इमेज उल्टी नहीं बनती, तो प्लेन तो इसका आंसर डेफिनेटली होगा। कॉनकेव में क्या होता है, जब तक आप पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में नहीं हो तब तक आपकी इमेज इन्वर्टेड बनती है और रियल बनती है, ठीक है। जब आप पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में आते हो तब जाके आपकी इमेज बिहाइंड द मिरर बनती है, जो कि वर्चुअल होती है, सीधी होती है मतलब इरेक्ट होती है, और लार्जर देन द ऑब्जेक्ट होती है मतलब मैग्नीफाइड होती है। पर कॉन्वेक्स मिरर में, जो कि गाड़ियों के रियर व्यू मिरर में लगे होते हैं, आपको पीछे कितने भी दूर गाड़ी आ रही हो वो हमेशा सीधी ही दिखाई देती है। तो कॉन्वेक्स और प्लेन दोनों मिरर में हमें इमेज इरेक्ट ही दिखाई देती है, चाहे कितने भी दूर हो या कितने भी नज़दीक हो। ओके, तो ये हो गए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं टुवर्ड रियल एंड एपरेंट डेप्थ। देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि ये हम रियल लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं। कैसा क्यों होता है? क्योंकि इस टॉपिक के स्टार्टिंग में आपको मैंने एक इमेज दिखाई थी जहाँ पर एक स्विमिंग पूल में कार गिरी हुई थी। तो आपको उसमें देखने पे लग रहा था कि स्विमिंग पूल की जो गहराई है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। तो कभी भी आप तालाब में जाते हैं, स्विमिंग पूल में जाते हैं, तो आपको दिखेगा कि पानी उतना गहरा दिखता नहीं है जितना गहरा होता है। तो अ पूल ऑफ वाटर अपीयर्स शैलोअर देन इट इज़, ठीक है, कि पानी हमेशा कम गहरा ही दिखाई देता है। या पानी में गिरी हुई कोई भी चीज़, पानी के अंदर आपको अगर मछली देख रहे हैं तो आपको लगेगा ये बहुत नज़दीक है सरफेस से, जबकि वो पानी में थोड़ा गहरी होती है, ठीक है। अब इसका रीज़न क्या है? देखिए यहाँ से हम किसी ऑब्जेक्ट को, ये ऑब्जेक्ट है, इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट से जो रे आ रही है, ये रे जैसे ही वाटर से वापस एयर में जाएगी, तो एयर रेयरर मीडियम है, वाटर इज अ डेंसर मीडियम। तो वाटर से एयर में जाने पे ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करती है। तो आप बोल सकते हैं ये परपेंडिकुलर हो गया। अब ये रे अवे फ्रॉम द नॉर्मल मतलब नॉर्मल से बाहर की तरफ बेंड कर रही है, इसलिए हमारी आईज को ये बेंडिंग समझ नहीं आती। तो हमारा ब्रेन क्या समझता है कि ये रे कहाँ से आ रही होगी, तो हमारा ब्रेन इस रे को वापस ट्रेस करता है कि ये कहाँ से चली होगी। हमारे ब्रेन को लगता है कि ये एग्जैक्टली पीछे जाया जाए तो ये रे कुछ यहाँ से आ रही है, ठीक है, और दूसरी रे को ट्रेस करें तो ये कुछ यहाँ से आ रही है। तो हमें लगता है कि जो इमेज है वो कुछ इस पोजीशन पे बन रही है, पर जो एक्चुअल ऑब्जेक्ट था वो इस पोजीशन पे था। उससे आने वाली दो रेज ऐसे आ रही थी, उसके बाद बेंड होने की वजह से ये हमारे आइज पे ऐसे पहुँच रही हैं। तो जो भी इमेज हमें दिखाई देगी वो हमेशा ऑब्जेक्ट से थोड़ा ऊपर ही दिखाई देगी। तो ये है रियल डेप्थ, ठीक है, और ये है एपरेंट डेप्थ। तो आपको लगेगा कि ये तालाब
इतना गहरा है, जबकि रियलिटी में ये ज़्यादा गहरा है। तो ये रीज़न है। तो ये जो रे डायग्राम है ये आपको एक बार ड्रॉ करके प्रैक्टिस करना है, ठीक है। आपके सिलेबस में हो चाहे ना हो, दैट इज़ नॉट अ इम्पॉर्टेंट थिंग, पर आपको ये प्रैक्टिस करना है कि क्यों हमें पानी कम गहरा दिखाई देता है किसी भी तालाब में या पूल में। ओके, ये एक एप्लीकेशन होगी रिफ्रैक्शन की। सेकंड देखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि ड्रॉ 2 रेज फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ फिश, कि पानी में कोई मछली है, उससे 2 रेज आपको ड्रॉ करनी है, ठीक है। टू शो वेयर समवन ऑन द बैंक विल सी द फिश, कि मान लीजिए अगर कोई किनारे पे खड़ा है तो उसको मछली कहाँ पर दिखाई देगी, और वेयर मस्ट द पर्सन एम टू स्पीयर द फिश, और उस मछली को पकड़ने के लिए, या आप मान लीजिए किसी भी पॉइंटेड रॉड से उसको, मतलब किसी स्पीयर से, ठीक है, भाले से, मतलब उस पे एम करना चाहते हैं उसको पकड़ने के लिए, तो आपको किस डायरेक्शन में एम करना चाहिए। तो ये भी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पे बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए, अब हम किनारे पे नहीं भी खड़ा हो आदमी, मान लीजिए यहाँ पर ये पानी में आप खड़े हैं, तो आपको दिखाई दे रहा है एक्चुअल में जो मछली है वो यहाँ पे है, ठीक है, दिस इज द रियल पोजीशन ऑफ फिश। पर क्योंकि मछली से आने वाली जो लाइट रे हैं वो सरफेस पे आके बेंड हो रही है, तो बेंड होने की वजह से अब इसी रे को हम पीछे ट्रेस करते हैं तो ये यहाँ पहुँचती है, तो हमें लगता है कि मछली यहाँ पे है। रियलिटी में मछली कहाँ थी, उससे थोड़ा सा नीचे थी और थोड़ा आगे थी। तो आप अगर जहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, अगर आप इसके अकॉर्डिंग एम करेंगे तो आप कभी मछली नहीं पकड़ पाएंगे। तो आपको एम थोड़ा आगे और नीचे की तरफ लेके करना पड़ेगा। अगर आप इस डायरेक्शन में थोड़ा एम करेंगे तभी आप मछली को पकड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप कहाँ से देख रहे हैं। जबकि अगर आप यहाँ से देख रहे होते हैं, ठीक है, सपोज बिल्कुल परपेंडिकुलर से, तब आपको मछली की जो पोजीशन थी वो काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट दिखती, ठीक है। कंप्लीटली एक्यूरेट तो मैं नहीं कहूँगा, बट स्टिल आपको उसकी पोजीशन काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट दिखाई देती, ठीक है। तो उसकी पोजीशन में उतना ज़्यादा एरर नहीं आएगा। तो ये सारे के सारे जो फिनोमेना हैं ये होते हैं ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज। तो अब लेंसेज के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, लेंसेज को सबसे कॉमनली आपने देखा होगा कि जब किसी ने भी पढ़ने के लिए स्पेक्स लोग यूज़ करते हैं, आप में से भी काफ़ी बच्चों को स्पेक्स लगी होती हैं, तो जो स्पेक्स का जो ग्लास है वो कैसा होता है, ठीक है, कभी आपने देखा है उसको टच करके, या कभी भी आप चश्मे बनवाने के लिए दुकान पे गए हों तो उनके पास जो लेंस होता है जिससे वो ग्लास बनाते हैं वो कैसा होता है, क्या वो बीच से और साइडों से बराबर उसकी थिकनेस होती है, या उसकी थिकनेस बीच में ज़्यादा होती है, साइडों में कम होती है। तो ये आपने अगर देखा होगा तो आपको पता होगा कि लेंस यूनिफॉर्म थिकनेस के नहीं होते। लेंस की जो थिकनेस है वो कहीं पे ज़्यादा होती है, कहीं पे कम होती है, ठीक है। जनरली लेंस कुछ इस तरह से होते हैं, ठीक है, एक जैसे कि बीच में ज़्यादा थिकनेस होगी, साइड पे थिकनेस कम होगी। एक लेंस कुछ इस तरह के होते हैं कि बीच में थिकनेस कम होती है, साइड पे ज़्यादा होती है। तो ये दो मेन कैटेगरीज हैं, मेन कैटेगरीज लेंसेज की। तो ये स्फेरिकल लेंसेज होते हैं। तो स्फेरिकल लेंसेज का एक बहुत कॉमन यूज़ होता है वॉच मेकर्स, जो घड़ियाँ बनाने वाले होते हैं, जिनको बहुत छोटे छोटे, क्योंकि घड़ियों में आपने देखा होगा जो पार्ट्स हैं, स्प्रिंग हैं या छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं, उनको इतने सावधानी से रखना पड़ता है असेंबली के टाइम पे कि उसको आप नॉर्मल आइज से देख के नहीं कर सकते वो काम। तो आपको एक ऐसा लेंस चाहिए जो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को, स्क्रूज को, कंपोनेंट्स को आपको काफ़ी बड़ा करके दिखाए, काफ़ी मैग्नीफाइड करके दिखाए, जैसे कि इस डायग्राम में हम देख सकते हैं। तो इन्होंने देखिए यहाँ पर एक अटैचमेंट लगी है, अटैचमेंट के थ्रू इनकी ग्लासेस के सामने एक और लेंस लगा हुआ है। इस लेंस के थ्रू ये देख रहे हैं, तो इनको यहाँ पर जो छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं घड़ियों के वो काफ़ी मैग्नीफाइड दिखेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग ये काम
कर पा रहे हैं। ठीक है, सेकंड डायग्राम यहाँ पर है। यहाँ पर देख सकते हैं कि एक बच्चा एक लेंस को यूज़ करके सूखी पत्तियों में आग लगा रहा है। ये एक्टिविटी तो आपने भी शायद बचपन में काफ़ी की होगी। ठीक है, एक आपके घर में जो मैग्नीफाइंग लेंस होता है, जिससे अब कहीं बहुत छोटा लिखा गया तो आप एक मैग्नीफाइंग लेंस लेके आते हैं, उससे उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो मैग्नीफाइंग लेंस छोटी छोटी चीज़ों को बड़ा करके दिखाता है। ठीक है, तो वो क्या करता है, लाइट को कन्वर्ज करता है। जो लाइट इस पे इस तरह से आ रही है सनलाइट, इसको कन्वर्ज कर रहा है। तो कन्वर्ज करने पे एक पॉइंट पे जब सारी लाइट कंसंट्रेट होती है तो उससे बहुत ज़्यादा हीट या टेम्परेचर जनरेट होता है, जिससे कि सूखी पत्तियों में या कागज़ पे या लकड़ी में आग लगाई जा सकती है। ठीक है, जिसका आप एग्जांपल इस डायग्राम में यहाँ देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये सूखी पत्तियाँ या लकड़ियाँ हैं और एक मैग्नीफाइंग लेंस से या आप बोलते हैं कि कन्वर्जिंग लेंस से इसको जलाने की ट्राई हो रही है और आप धुआं भी देख सकते हैं। तो ये एक रियल इमेज है। अब बात आती है कि फिर लेंस होता क्या है। अगर लेंस इतने जगह यूज़ किया जाता है तो लेंस को हम डिफाइन कैसे करेंगे और लेंस लाइट रेज को कैसे बेंड करता है। ठीक है, कब वो कन्वर्ज करेगा, कब वो डाइवर्ज करेगा, मतलब बाहर की तरफ रेज को बेंड करेगा। ठीक है, और कब अंदर की तरफ बेंड करेगा। तो देखिए, लेंसेज आप कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। अब आप जो कैमरा घर पे यूज़ कर रहे हैं, आपके कैमरा में या मोबाइल के भी कैमरा में लेंस लगा है, कुछ इस तरह का लेंस होगा। ठीक है, आपके जिनसे स्पेक्टिकल्स बनती हैं, चश्मे जिनसे बनते हैं, वो लेंस कुछ इस तरह के होते हैं, छोटे भी हो सकते हैं साइज़ में, बड़े भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ लेंसेज की फ़ोटोज़ हैं। तो लेंस के बारे में हम ये डिफाइन कर सकते हैं कि लेंस क्या है, अ ट्रांसपेरेंट मटीरियल, क्योंकि लेंस के थ्रू लाइट तो पास करनी चाहिए, तो ट्रांसपेरेंट मटीरियल होगा। तो ट्रांसपेरेंट मटीरियल बाउंड बाय टू सरफेसेस, मतलब उसके दो सरफेस होने चाहिए। मिरर में तो हमने देखा था कि मिरर में एक सरफेस होता है और पीछे से वो उसमें कोटिंग होती है, मतलब लाइट उसके थ्रू पास नहीं कर सकती। लाइट आती है और रिफ्लेक्ट करके फोकस हो जाती है। ठीक है, कॉनकेव या कॉन्वेक्स में या तो अंदर की तरफ मुड़ जाएगी या बाहर की तरफ रिफ्लेक्ट होकर चली जाएगी। पर लेंस में लाइट पास करनी होती है, तो दो सरफेस होते हैं। ठीक है, अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंड बाय टू सरफेस ऑफ विच वन और बोथ सर्फेसेज आर स्फेरिकल। दो सरफेस में दोनों भी स्फेरिकल हो सकते हैं और कोई एक भी स्फेरिकल हो सकता है। जैसे कि ये एक लेंस है, दोनों स्फेरिकल हैं, ये भी एक स्फेयर का पार्ट है, ये भी एक स्फेयर का पार्ट है। फिर ये एक लेंस हो गया। ठीक है, एक सरफेस ये हो गया और एक सरफेस ये हो गया, दोनों स्फेरिकल है। या हो सकता है कि एक सरफेस आपका प्लेन हो और दूसरा सरफेस स्फेरिकल हो। ठीक है, इस तरह से भी हो सकता है, एक सरफेस प्लेन है दूसरा स्फेरिकल है। तो कम से कम बोल रहा है कि ऑफ विच वन और बोथ, कम से कम एक सरफेस स्फेरिकल होना चाहिए, दोनों भी स्फेरिकल हो सकते हैं। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम यहां पर ये बोल सकते हैं कि अ लेंस इज बाउंड बाय एटलीस्ट, कम से कम एक स्फेरिकल सरफेस तो होना ही चाहिए अगर आप उसको लेंस डिफाइन करना चाहते हैं। ठीक है, इट इज बाउंड बाय एटलीस्ट वन स्फेरिकल सरफेस। तो अदर सरफेस क्या होगा, अगर एक स्फेरिकल है तो अदर होगा प्लेन। तो अब इसके एग्जांपल हैं, जैसे कि ये फर्स्ट है। इस फर्स्ट एग्जांपल में जब आपके पास दो सरफेस होते हैं जो बाहर की तरफ निकले हुए हैं, मतलब बल्जिंग आउटवर्ड्स। ठीक है, तो वर्ड जो उन्होंने यूज किया दैट इज टू सरफेसेस बल्जिंग आउटवर्ड। ठीक है, तो आप बोलते हैं कि सर ये दोनों सरफेस तो कॉन्वेक्स मिरर जैसे हैं, ये कॉन्वेक्स है, ये भी कॉन्वेक्स है। ठीक है, तो इसी वजह से इसको कॉन्वेक्स लेंस भी कहते हैं, क्योंकि दोनों सरफेस इसके आउटवर्ड निकले, बाहर की तरफ निकले हुए हैं। ये क्या करता है, अब यहां पर ये जो पैरेलल रेज आ रही हैं दूर से, इनको एक पॉइंट पे ये फोकस कर रहा है, तो ये सारी रेज को एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर रहा है। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है, या कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस को ही कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। तो जिसको आप
जनरली बहुत छोटी छोटी कोई चीज़ लिखी गई है उसको मैग्नीफाई करने के लिए यूज़ करते हैं, या अभी मैंने कहा था कि आग लगाने के लिए यूज़ करते हैं, वो यही लेंस होता है कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, अब कॉन्वेक्स लेंस में जैसे कि ये एक कॉन्वेक्स सरफेस है, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है ये एक कॉन्वेक्स सरफेस है, तो ये किसी एक बड़े स्फेयर का पार्ट होगा, बड़े सर्कल का। वैसे ये वाला जो पार्ट है ये भी किसी बड़े सर्कल का पार्ट होगा। तो इसमें दो स्फेरिकल पार्ट हैं, दोनों स्फेयर के अपने अपने सेंटर होंगे। तो ये वाला जो स्फेयर है इसका सेंटर मान लीजिए यहाँ पे है, ठीक है, दो स्फेरिकल पार्ट हैं, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर भी होंगे। तो ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर लिख दिया हमने C2, और ये वाला जो सर्कल बन रहा था इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर लिख दिया हमने C1। तो C1 और C2 को मिलाने वाली जो लाइन है इस लाइन को कहा जाता है फिर प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो प्रिंसिपल एक्सिस यहां पर क्या हो जाएगी, वो लाइन जो दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करती है। ठीक है, अब दूसरी तरह का लेंस देखें तो दूसरे लेंस में क्या है, ये वाला सरफेस भी कैसा है, कॉनकेव, और ये वाला सरफेस भी कैसा है, कॉनकेव। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, कॉनकेव लेंस। और ये दूर से पैरेलल आने वाली लाइट रेज को बाहर की तरफ फैला रहा है, मतलब डाइवर्ज कर रहा है, तो उसको कॉनकेव की जगह और क्या बोल सकते हैं हम, डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, अब ये ऐसा क्यों कर रहा है, क्यों पहले वाले लेंस में लाइट यहां पर कन्वर्ज हो रही है और दूसरे वाले लेंस में बाहर की तरफ डाइवर्ज हो रही है, क्यों, क्योंकि एयर से जब लाइट ग्लास में एंटर करती है तो अंदर की तरफ मुड़ती है। ठीक है, तो यहां सब कुछ जो भी हो रहा है वो रिफ्रैक्शन हो रही है। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन की वजह से ही ये लेंस लाइट को या तो अंदर की तरफ कन्वर्ज करते हैं या बाहर की तरफ डाइवर्ज करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कॉनकेव लेंस या डाइवर्जिंग लेंस, और इसके केस में भी ये एक बड़े सरफेस का पार्ट होगा, ये वाला एरिया, और ये वाला स्फेयर भी एक बड़े सरफेस का पार्ट होगा। तो इसके भी दो सेंटर ऑफ कर्वेचर आएंगे, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, और दूसरा दूसरी तरफ होगा। तो इन दोनों को मिलाने वाली लाइन को बोलेंगे हम प्रिंसिपल एक्सिस। और लेंस का जो सेंट्रल पॉइंट होता है, ठीक है, लेंस का जो ये बीच वाला पॉइंट आता है बिल्कुल सेंटर पे, इसको क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, ऑप्टिकल सेंटर। मिरर में जिसको पोल कहते थे, अब यहां पर ये चीज हो जाएगी ऑप्टिकल सेंटर। तो ये इसका ऑप्टिकल सेंटर हो गया। ठीक है, तो ये हो गया इसका बेसिक नॉमेनक्लेचर। अब हमने मिरर में पढ़ा था कि जो अपर्चर है, जो हम मिरर पढ़ते हैं वो छोटे अपर्चर वाले पढ़ते हैं, क्योंकि छोटे अपर्चर में एरर नहीं आता, पैरेक्सियल रेज होती हैं और उन सभी का फोकस एक ही पॉइंट पे बनता है। तो लेंसेज में भी हम वही करेंगे, हम उन्हीं लेंसेज को पढ़ेंगे जिनका अपर्चर छोटा होता है। ठीक है, ताकि बड़े अपर्चर वाले में कुछ एरर आते हैं, रे डायग्राम उतना एक्यूरेट नहीं होता रियलिटी में। तो छोटे अपर्चर वाले लेंसेज को ही हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे कि कौन सी एक्टिविटीज से हम लेंसेज के कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग नेचर को समझ सकते हैं। ओके, थैंक यू।